गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने सरफेस केमिस्ट्री में टेक्सटुअल एक्सरसाइज 1 और टेक्सटुअल एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वन और 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या? तो टेक्सटुअल एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन मतलब जो है कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। टेक्सटुअल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। टेक्सटुअल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोला है सैंपल ऑफ चारकोल weighing 6 gram was brought into contact with a gas contained in a vessel of 1 liter capacity। 6 ग्राम चारकोल का लिया है और जिस वेसल में हम इसको कंसीडर करें उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले द प्रेशर ऑफ द गैस वाज फाउंड टू फॉल फ्रॉम 700 टू 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इनिशियल प्रेशर है 700 मिलीमीटर और फाइनल प्रेशर है 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपसे बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस टू एसटीपी। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस हमें मेजर करना है वो एसटीपी कंडीशन में मेजर करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है। अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट डेंसिटी ऑफ द चारकोल सैंपल इज गिवन। डेंसिटी ऑफ चारकोल गिवन है। डेंसिटी ऑफ चारकोल 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल एट एसटीपी। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल प्रेशर गिवन है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर गिवन है और फाइनल प्रेशर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है। कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम को तो चारकोल ऑक्यूपाई कर रहा है। जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम को चारकोल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कितना वॉल्यूम को चारकोल ऑक्यूपाई कर रहा है पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ चारकोल टेकन is equal to mass upon density। 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ गैस
या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर in which gas is present, volume of container in which gas is present is equal to 1000 minus 4, 996 centimeter cube. Volume of container in which gas is present is 996 centimeter cube. ठीक है, तो अब हम ये निकालेंगे यहाँ पे, जैसे इनिशियल प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इनिशियली नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है, और उसी तरीके से फाइनल प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि फाइनली कितना नंबर ऑफ मोल बचा है। तो उस इनिशियल गैसेस मोल में से फाइनल गैसेस मोल को सब्ट्रैक्ट करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना मोल गैस का, ठीक है, कितना मोल गैस का एडजॉर्ब हुआ है, और मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब से अगर मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब पता चल गया तो एसटीपी कंडीशन में उसका वॉल्यूम क्या होगा हम ये निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब अगर हमें पता चल गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई एसटीपी कंडीशन में उसका कितना वॉल्यूम जो है वो रहा होगा, तो वही वॉल्यूम जो है वो 4 ग्राम, ये 6 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब कर रहा है, तो उतना वॉल्यूम अगर 6 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब कर रहा है तो कितना वॉल्यूम 1 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब कर रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे ये निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन इनिशियली, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन इनिशियली, number of mole of gas taken initially, Ni is equal to Pi V upon RT. Ni is equal to Pi V upon RT. इसी तरीके से number of mole of gas taken finally, present finally, तो NF हो जाएगा PF V upon RT, PF V upon RT। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस adsorbed number of mole of gas adsorbed by charcoal, तो ये आ जाएगा Ni माइनस NF, ये आ जाएगा बेटा Ni माइनस NF, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल Ni माइनस NF। तो आप इसको लिख सकते हो Pi माइनस PF V बाय RT, Pi माइनस PF V अपॉन RT। तो आप इसको जो है ये 700 माइनस 400, तो 300 मिलीमीटर मरकरी को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो, तो 300 अपॉन 760 हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो 0.996 लीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 0.996 लीटर हो जाएगा, और आर वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में ले लो 0.0821, टेम्परेचर आप केल्विन में ले लो, तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना मोल गैस का एडजॉर्ब हुआ है।
1.5 into 10 power minus 5 मोल, 1.5 into 10 to the power minus 5 मोल। अगर इतना मोल है तो एसटीपी कंडीशन में इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा? तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22,400 मिलीलीटर होता है, तो इतने मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा ये निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस adsorbed by charcoal at STP, volume of gas adsorbed by charcoal at STP is equal to 1.5 into 10 to the power minus 5 multiplied by 22,400 milliliter। तो ये कितना है बेटा? 0.336 लीटर होगा ना? 336 मिलीलीटर होना चाहिए, है कि नहीं? सर सर हाँ बोलो। तो नंबर ऑफ मोल में पावर में -2 आ रहा है। 10 पर -2 आ रहा है। हाँ जी सर। ये तो वर आ गया 300/760 और वॉल्यूम जो है वो आ गया, वॉल्यूम को अगर कंसिडर करें तो ये 0.996, आर वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300। चेक करो इसको। वॉल्यूम लीटर में ही लेंगे सर? हाँ वॉल्यूम लीटर में लेंगे। तो 996 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा ना? हाँ तो तुमने नहीं किया है क्या? मैंने तो ये किया था। अच्छा फिर तो गलत है। तो 1.5 इंटू 10 पर -2 आना चाहिए फिर। वन 1.5 इंटू 10 पर -2 आना चाहिए। तब ये आ जाएगा 224 इंटू 1.5, तो 336 मिलीलीटर आएगा। 336 मिलीलीटर आएगा और 336 मिलीलीटर गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है 6 ग्राम चारकोल, तो पर ग्राम कितना एब्जॉर्ब होगा वो निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड per gram of charcoal, per gram of charcoal, this is equal to 336 by 6, तो ये आ जाएगा 56 मिलीलीटर, 56 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ चारकोल। कुछ अप्रोक्सीमेशन ज्यादा यूज किया है क्या?
चिराग, ये नहीं सर, 1.1 कैलकुलेटर से किया था तो 1.59 था। और तो 5.9 को तू 1.5 बोल रहा है भाई, क्या कर रहा है? वो गलती से लिख दिया। 1.59 तो 1.6 लिखना चाहिए। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻²। अब ये 1.6 इंटू 10⁻² को अगर 22,400 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा? 224 इंटू 1.6। 358.4 ml आ रहा है। 358.4 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 360 मिलीलीटर मान लो इसको, 360 मिलीलीटर। तो 360/6, तो ये 60 मिलीलीटर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। पहले इनिशियल मोल जो गैस का प्रेजेंट था वो निकाल लेना था, फिर उसके बाद फाइनली कितना मोल प्रेजेंट है वो निकाल लिया, फिर इनिशियल माइनस फाइनल से कितना मोल एब्जॉर्ब हुआ वो निकाल लिया, फिर उतने मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा वो निकाल लिया। अब वो वॉल्यूम को 6 ग्राम चारकोल एब्जॉर्ब करता है, तो 1 ग्राम चारकोल कितना वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करेगा, वही आंसर। आ गया समझ में सबको? ये समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? अच्छा, और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सर जो क्वेश्चन 6 है उसमें अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो हम टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल से नहीं निकालेंगे? मुझे एक बार पढ़ने दो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बोला हाइड्रोजन गैस वाज एडजॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम पाउडर्ड कॉपर सरफेस फॉर्मिंग मोनो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑन डिजॉर्प्शन टोटल हाइड्रोजन कलेक्टेड मेजर्ड 1.36 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। जितना हाइड्रोजन एडजॉर्ब था वो सारा वॉल्यूम को अगर वहां से डिजॉर्ब कर लिया, मतलब रिमूव कर लिया, तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम आता है 1.36 सेंटीमीटर क्यूब। Assuming volume of one molecule of hydrogen is this, calculate specific area of copper powder। specific area of copper powder मतलब ये 1 ग्राम जो पाउडर्ड कॉपर है उसका सरफेस एरिया क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि भाई कितना मोल हाइड्रोजन का वहां पे प्रेजेंट है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट निकाल लेंगे और फिर उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर गिवन है तो उससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वॉल्यूम गिवन है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो वहां से आप जो है उसका रेडियस निकालोगे और फिर उस रेडियस को कंसीडर करते हुए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, तो एक मॉलिक्यूल का जो प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया होगा, जो प्रोजेक्टेड एरिया एक मॉलिक्यूल का होगा पाई आर स्क्वायर होगा। एक मॉलिक्यूल का प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एरिया कितना होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले आप यहां पे निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब, ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.36 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1.36 अपॉन 22,400 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब
तो ये आ जाएगा 1.36 अपॉन 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब रेडियस यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर रेडियस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर रेडियस अब मॉलिक्यूलर रेडियस क्या होगा, कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3v/4, तो r इज इक्वल टू 3v/4 का क्यूब रूट, तो 3v/4 का क्यूब रूट। ये मॉलिक्यूलर रेडियस होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल 4.742 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब रूट। पाई भी आएगा सर डिनोमिनेटर में 4 के साथ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला। अच्छा हाँ, पाई भी आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे पाई आएगा। तो अब जरा यहां से रेडियस कैलकुलेट करो। फिर स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर पाउडर को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये 1 ग्राम पाउडर्ड कॉपर सरफेस पे ये एडजॉर्ब हो रहा है। रेडियस बता रहा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8, तो ये 2.25 इंटू 10 पावर -8 आ रहा है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1.36 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 का क्यूब, नहीं 2.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -16। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम?
ये क्वेश्चन शायद IIT 2011 का है, ये IIT एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। वन 1.84 into 10⁴ आंसर गिवन है 5.789 into 10⁴। 5.789 into 10⁴ तुम बता रहे हो 57,011। 5.7 into 10⁴, हाँ अप्रोक्सीमेटली सही बता रहे हो। 5.7 into 10⁴। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1 ग्राम पाउडर्ड कॉपर सरफेस पे कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का एडजॉर्ब था एट एसटीपी वो गिवन था। तो उससे हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब निकाला, वहां से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एडजॉर्ब निकाला, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गिवन है तो उससे हमने मॉलिक्यूलर रेडियस निकाला। और फिर आपसे पूछा गया स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर पाउडर क्या होगा। स्पेसिफिक एरिया मतलब एरिया ऑफ कॉपर, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर पाउडर पर ग्राम। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉपर पाउडर पर ग्राम, तो वहां पे बोला मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है, मतलब वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूरा सरफेस को कवर कर रहा है। तो पूरा सरफेस को कवर कर रहा है, तो हमने ये निकाल लिया कि भाई एक मॉलिक्यूल का एरिया इतना है। एक मॉलिक्यूल जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो πr² है। तो इतना मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जो एरिया आएगा वही स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर पाउडर हो। तो ये समझ में आ गया बेटा, मेथड समझ में आ गया। अरे चिराग ने तो आंसर भी निकाला, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? ना कोई अटेम्प्ट है, ना कोई आंसर दे रहे हो, रिस्पांस भी नहीं दे रहे हो, कैसे पता चलेगा क्या कुछ कर भी रहे हो या नहीं? और बताओ, 7 और 8 में से कोई पूछना है? इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन IIT एग्जाम में आया हुआ है, अब मुझे पता नहीं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 20% surface sites have adsorbed nitrogen। जितनी सरफेस साइट्स प्रेजेंट है, सरफेस पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है, उनमें से सिर्फ 20% पे नाइट्रोजन एडजॉर्ब हुआ है। बोला ऑन हीटिंग नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व फ्रॉम साइट्स and were collected at 0.001 atmosphere and 298 Kelvin in a container of volume 2.46 centimeter cube। तो जो नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब थी 20% सरफेस साइट्स के ऊपर, उसको वहां से डिजॉर्ब किया, मतलब उसको वहां से रिमूव किया, और एक कंटेनर के अंदर उसको कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें प्रेशर 0.001 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, और कंटेनर का वॉल्यूम 2.46 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो यहां से आप निकाल लोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना एडजॉर्ब था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, और फिर बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज 6.023 into 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे
कितनी सरफेस साइड्स प्रेजेंट है, तो बता रहा है 6.023 इंटू 10^14 साइड्स प्रेजेंट है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतनी साइड्स प्रेजेंट है। एंड सरफेस एरिया इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स सर प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ बोलो। हो जाएगा, वो कैलकुलेशन एरर आ रही थी बीच में, आगे आंसर। कोई बात नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता हो बाकी लोगों को भी पूछना हो। तो डेंसिटी ऑफ सरफेस साइड गिवन है 6.023 इंटू 10^14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कंसीडर करें तो उस पर इतनी साइड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो टोटल एरिया गिवन है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 6.023 इंटू 10^17 साइड्स होंगी, और 6.023 इंटू 10^17 साइड्स में से सिर्फ 20% ही ऑक्यूपाइड थी। तो ऑक्यूपाइड साइड्स कितनी हो जाएंगी? 6.023 इंटू 10^17 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। इन्हीं साइड्स पे वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब था। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन पहले से पता है, और अभी जिन साइट्स पे वो एडजॉर्ब है वो हमें पता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो बोले एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कितने साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ साइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ साइट्स में कौन सी साइट जिसपे नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो सकता है? सिर्फ 20% को ही लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, उससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आईआईटी एग्जाम का क्वेश्चन है, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्व करो जरा फटाफट, सॉल्व करके बताओ। वैल्यूज इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ढंग से करोगे तो।
आप में से कितने लोगों ने जीओसी टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन देख लिया? आकाश ने देख लिया, पार्ट 1 देखा है। मुझे लग रहा है ना कि मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग ढंग से जो है ना, या तो पढ़ाई आपकी सही से नहीं चल रही है, या आप केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस समय। टेस्ट अच्छा था। टेस्ट में आप में से कुछ ही लोगों के मार्क्स जो है मैं बोल सकता हूं कि सेटिस्फैक्टरी थे। डिफिकल्ट होने के बावजूद भी जो मार्क्स होना चाहिए, अगर हम उस मार्क्स के हिसाब से देखें तो कुछ ही स्टूडेंट्स थे जिनका मार्क्स सेटिस्फैक्टरी है। और उसके बावजूद भी मैंने पूरा टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन जो है लगभग 2 घंटे लगा करके मैंने पूरा वीडियो सोल्यूशन बनाया। और आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उस वीडियो सोल्यूशन को देख लो। ऐसे ना पूरा जो है बेड़ा गर्क कर दोगे तुम लोग। कम से कम आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। अब ये एक फैसिलिटी जो है आपको मिली है लास्ट ईयर, जो है आप देखो जाए क्या टेस्ट का डिस्कशन हो पाता था क्लास में? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 8 अभी कर ही रहे हो? पहले तो हम निकाल लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब्ड। number of mole of nitrogen adsorbed, this is equal to pv upon RT। p है 0.001, v है 2.46, r वैल्यू 0.0821, 0.0822 भी ले सकते हो। और टेम्परेचर है 298 केल्विन। इतना मोल एडजॉर्ब हुआ है। तो नंबर ऑफ, मैं यहीं पे सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब कैलकुलेट कर देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब आ गया। अब हम निकाल लेते हैं
कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स present, total number of active sites present on 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये आ जाएगा बेटा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 17, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 17। तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड। तो अगर हम ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट्स की बात करें, जो टोटल एक्टिव साइट्स है उसका 20% ही ऑक्यूपाइड है। तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 6 पॉइंट। अरे चौधरी साहब माइक को म्यूट रखो। तो 6.023 इंटू 10 पावर 17 इंटू 0.2, तो इतनी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड है और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, number of active site occupied per molecule। तो ये आ जाएगा बेटा 6.023 इंटू 0.2 इंटू 10 पावर 17 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से ये आ जाएगा 2.46 इंटू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 0.0821। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0821 इंटू 298। तो आप देखो 6.023 6.023 सीधे कैंसिल हो गया और ये 10 पावर 17 कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा 10 पावर 3। तो ये आ गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 2.46 इंटू 1000। सर ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में वॉल्यूम लिया ना वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो लीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 भी आएगा। एक मिनट देख लेता हूं। 2.46 सेंटीमीटर क्यूब थी। अच्छा ये वाला, ये यहाँ पे ना। यस सर, तो फिर आंसर में भी अभी 2000 आ रहा है। हाँ तो डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, सही बोल रहे हो। डिवाइडेड बाय 1000 बोल रहे हो तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 पावर 17 आएगा तो ये 10 पावर 14 आ जाएगा। इसमें गड़बड़ हो रही है। तो आंसर क्या 2000 आ रहा है? यस सर, और डिवाइड बाय 1000 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में ना, जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर वो हो जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ जी तब सर। 2 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है हमने इसको 2.46 सेंटीमीटर क्यूब में पुट किया, जबकि ये लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब वो फैक्टर जो है आपको यहाँ भी दिखेगा, तो ये 1000 का फैक्टर जो है यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा इंटू 1000, ठीक है। और तब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1000 कैंसिल हो गया, यहां पे भी 1000 का फैक्टर है और डिनोमिनेटर में भी 1000 का फैक्टर है, तो ये कैंसिल हो गया। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 साइट्स पर मॉलिक्यूल।
ये ऑक्यूपाइड है। अब जरा देखो, हमने लास्ट क्लास में फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्कस किया था। फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और यहां पे गिवन है बुकलेट में, वो है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जरा देखो इसका डिटेल। बोले द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थियरी आर, नंबर 1, solid surface is homogeneous. Solid surface is homogeneous and has a fixed number of adsorption sites. तो बोल रहा है कि जो सॉलिड सरफेस है वो होमोजीनियस है और वहां पे फिक्स्ड नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल है। फिर आगे बोला each adsorption site can adsorb one molecule of gas leading to formation of monomolecular layer। बोल रहा है कि हर एडजॉर्प्शन साइट एक ही मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकती है, इस तरीके से वहां पे मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब मोनोमॉलिक्यूलर लेयर या यूनिमॉलिक्यूलर लेयर की बात हो रही है बेटा, इसका मतलब है कि जो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थियरी है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ही मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो each adsorption site can adsorb one molecule of gas leading to formation of monomolecular layer। अगला पॉइंट बता रहा है कि there is no interaction between the adjacent adsorbed molecules। जो मॉलिक्यूल्स अगल बगल के एक्टिव साइट्स में एडजॉर्ब हुए हैं, जैसे दो एक्टिव साइट्स अगर एडजेसेंट में लाई कर रही हैं और दोनों में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं दिखाते, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। There is no interaction between the adjacent adsorbed molecules। The ability of the gas molecule to get adsorbed at a particular site is independent of whether the neighboring sites are occupied or not। तो क्योंकि बोल रहे हैं कि adjacent adsorbed molecules के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारी एक्टिव साइट्स हैं जो ऑक्यूपाइड है और बीच में एक एक्टिव साइट वेकेंट है, तो उस एक्टिव साइट पे जितना एफिशिएंटली मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो सकता है, मॉलिक्यूल उतना ही एफिशिएंटली तब भी एडजॉर्ब हो सकता है जब उस एक्टिव साइट के आसपास की साइट्स वेकेंट हो। दो सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट है, वहां पे एक गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होने आ रहा है। अब दो अलग अलग सिचुएशन है, पहला जब उसके सराउंडिंग की सारी साइट्स ऑक्यूपाइड है, दूसरा जब उसके सराउंडिंग की सारी साइट्स अनऑक्यूपाइड है। तो बोला कि जब सराउंडिंग की सारी साइट्स ऑक्यूपाइड है, उस कंडीशन वो जितना एफिशिएंटली एडजॉर्ब हो रहा है, उतना ही एफिशिएंटली वो तब भी एडजॉर्ब हो रहा है जब सराउंडिंग की साइट्स वेकेंट है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, एडजेसेंट एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे एक गैसियस मॉलिक्यूल कितना एफिशिएंटली एडजॉर्ब होगा, पहला केस जब उसके सराउंडिंग के एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड है, दूसरा केस जब उसके सराउंडिंग की एक्टिव साइट्स अनऑक्यूपाइड है। बोल रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में वो उतना ही एफिशिएंटली एडजॉर्ब होगा। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स एंड द फ्री गैस मॉलिक्यूल्स। जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं और जो फ्री गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या है? बोला इनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। एडजेसेंट एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स और फ्री गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। A dynamic equilibrium exists between the adsorbed molecules and the free gas molecules।
According to kinetic theory, the rate at which gas molecules collide per unit area of surface is directly proportional to the pressure of the gas. बोल रहा है कि the rate at which gas molecules collide per unit area of the surface. अब यही rate of adsorption होगा, क्योंकि एक गैसेस मॉलिक्यूल सरफेस से आके कोलाइड करता है और वहीं पे रिटेन हो जाता है। तो बोल रहा है कि द रेट एट विच गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो एक तरीके से यहां पे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure of the gas. Rate of adsorption is directly proportional to pressure of the gas. और क्या बोल रहे हैं? According to kinetic theory, the rate at which gas molecules collide per unit area of a surface is directly proportional to the pressure of the gas. फिर बोला है if x is fraction of total available surface covered with gaseous molecule, अगर x जो है वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड, इफ x इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल अवेलेबल सरफेस, अगर x क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस अनकवर्ड है, x इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस, नहीं, if x is fraction of total available surface covered with gaseous molecule, तो बोल रहा है कि if x is fraction of total surface covered, total surface covered है बेटा, then 1 minus x is fraction of total surface uncovered, और जो अनकवर्ड सरफेस है वहीं पे एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन उसी सरफेस पे होगा जहां पे गैसेस मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है। जहां पे गैसेस मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है वहां एडजॉर्प्शन थोड़ी होगा। तो ये भी बोल रहा है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस अनकवर्ड। So rate of adsorption is directly proportional to pressure and rate of adsorption is directly proportional to fraction of total surface uncovered. दोनों को अगर एक साथ कंसीडर करें तो फिर हम ये बोल सकते हैं this implies rate of adsorption is directly proportional to 1 minus x into p. 1 minus x into p. तो फिर हम यहां पे बोल सकते हैं this implies rate of adsorption is equal to K into 1 minus x into P. K is proportionality constant, या आप बोल सकते हो रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये समझ में आया बेटा? कैसे आया ये? ये कैसे आया एक्सप्रेशन? ये समझ में आया? यहां पे हमने बोला है जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस अनकवर्ड। कंबाइंडली अगर हम देखें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस अनकवर्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। तो फिर वहां से ये आ गया। अब जरा आगे देखो, बोल रहा है कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ये तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन था, अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की बात करें। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। इसका मतलब यहां से आ जाएगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ डिजॉर्प्शन मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा डिजॉर्प्शन रेट पे।
प्रेशर का इफेक्ट एडजॉर्प्शन रेट पे होगा, बट प्रेशर का इफेक्ट डिजॉर्प्शन रेट पे नहीं होगा। तो ये आ गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और ये आ गया रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे RA इज इक्वल टू RD, RA इज इक्वल टू RD। तो यहां से क्या आ गया, K इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल टू KD इंटू एक्स। K इंटू 1 माइनस एक्स इंटू P इज इक्वल टू KD इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पे x निकालना है। तो क्या किया हमने, इसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं KAP माइनस KAXP इज इक्वल टू KDX। ये x वाला टर्म को एक साथ ले गए, एक साथ रख लिया, तो क्या गया, x इज इक्वल टू KAP अपॉन KD प्लस KAP। ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड आ गया। तो इसमें क्या किया, KD से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। अगर KD से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या गया, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड इज इक्वल टू K अपॉन KD इंटू P डिवाइडेड बाई 1 प्लस K अपॉन KD इंटू P। और K फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और KD क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई P डिवाइडेड बाई 1 प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई P, ये लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या बोला गया, बोला द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। तो यहां पे बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x by m is directly proportional to, extent of adsorption x by m is directly proportional to fraction of total surface covered, fraction of total surface covered। ठीक है, तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x by m is equal to some proportionality constant k multiplied by x। और x हमने ये निकाला है, तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो आ गया x बाई m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल K इंटू P डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल K इंटू P। तो स्मॉल k इंटू कैपिटल K को एक नया कांस्टेंट K प्राइम से रिप्रेजेंट कर दो, K प्राइम P अपॉन 1 प्लस कैपिटल K इंटू P, ये लिख सकते हैं इसको। अब हमने क्या किया, अब एक टर्म को यहां पे डिफाइन किया, ये x बाई m को उधर ले जा रहे हैं और बाकी टर्म को इधर ले आ रहे हैं, तो P अपॉन x बाई m, ये P हमने यहीं पे रखा है और x बाई m को उधर ले जा रहे हैं, बाकी जो टर्म है उसको इधर ला रहे हैं।
तो P अपॉन X बाई M इज इक्वल टू 1 प्लस K इंटू P डिवाइडेड बाई K प्राइम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन X बाई M इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्राइम, 1 अपॉन K प्राइम प्लस ये K अपॉन K प्राइम इंटू P। तो K अपॉन K प्राइम इंटू P को अगर आप देखो, ये K प्राइम हमने क्या लिखा था, स्मॉल k इंटू कैपिटल K। तो K अपॉन K प्राइम को अगर हम कंसीडर करें तो K अपॉन K प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई K। तो हम 1 बाई स्मॉल k, 1 बाई स्मॉल k इंटू P ये लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, यही एक्सप्रेशन लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसी को बोलते हैं। ये 1 अपॉन स्मॉल k बेसिकली K अपॉन K प्राइम है। तो फिर इसके बेसिस पे अगर हम एक प्लॉट को कंसीडर करें, एक प्लॉट हमने कंसीडर किया बिटवीन P अपॉन X बाई M और P के बीच में, P अपॉन X बाई M और P के बीच में अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो P अपॉन X बाई M अगर ये Y है और P अगर X है तो Y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप 1 बाई K के बराबर होगा और इंटरसेप्ट 1 अपॉन K प्राइम के बराबर होगा। ये जो इंटरसेप्ट वैल्यू है ये 1 अपॉन K प्राइम के इक्वल होगी और इसका जो स्लोप होगा tan थीटा ये K अपॉन K प्राइम यानी कि 1 बाई K के बराबर होगा। तो बेटा ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आ गया, एक एक स्टेप। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बुकलेट में गिवन है, कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन। तो बोल रहे हैं स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल सब्सटेंस मोर एफिशिएंटली एडजॉर्ब्स देन वीकली एडजॉर्बेबल सब्सटेंस। Even a strongly adsorbable substance can adsorb by displacing pre-adsorbed weak substance। अगर कोई सब्सटेंस जो कि वीकली एडजॉर्ब होता है वो पहले से एडजॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल सब्सटेंस है उसको वहां से हटा करके खुद एडजॉर्ब हो जाएगा। Even a strongly adsorbable substance can adsorb by displacing pre-adsorbed weak substance। This is called competing adsorption। This is called competing adsorption और preferential adsorption। इसको competing adsorption और preferential adsorption बोलते हैं। जैसे बता रहे हैं कि in gas mask finely divided charcoal already contains oxygen and nitrogen as adsorbed gases, where adsorbed gases are displaced by more adsorbable gases like methane, chlorine, etc। तो बेसिकली जो माइंस के अंदर जो लोग काम करते हैं या जो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो ये फायर फाइटर्स जो हैं
ये अपने लिए जो है मतलब वो एक स्पेशल टाइप का मास्क यूज करते हैं। उस मास्क के अंदर क्या है, चारकोल वहां पे कोटेड है और चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस एडजॉर्ब्ड है। ठीक है, अब जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पे दूसरी पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट है और उन गैसेस की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो क्या होता है कि ये वो गैसेस उस चारकोल के ऊपर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एडजॉर्ब है उसको वहां से डिस्प्लेस करके वो खुद एडजॉर्ब हो जाती है और ऑब्वियसली वो जो ऑक्सीजन फ्री होगी उस ऑक्सीजन को वो फायर फाइटर या जो गैस मास्क जो मास्क को यूज कर रहा है वो उस ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए यूज करेगा। तो एक तरीके से जो पॉइजनस गैसेस हैं वो वहां पे एडजॉर्ब हो रही हैं और जो गैस फ्री हो रही है वो ब्रीदिंग के लिए यूजफुल है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इनफैक्ट जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स भी कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन के थ्रू ही वो वर्क करते हैं। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एक्टिव साइट जो वेकेंट है वहां पे तो वो आते ही है, वो उन एक्टिव साइट्स को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं जहां पे पहले से कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके वो खुद वहां पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा? कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये जो गैस मास्क वाला एग्जांपल है ये समझ में आ गया? ठीक है। तो कैटालिसिस पार्ट फिनिश हो चुका है। एक बार मैं एनसीईआरटी को देख लेता हूं, एनसीईआरटी में कोई चीज और डिस्कस तो नहीं करनी है। हाँ, ये एक डिस्कशन है जिसको आपको आना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। और उसके अलावा एक कंसेप्ट और है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। ये दो चीजें हैं, इनको डिस्कस कर देता हूं तो फिर ये फिनिश हो जाएगा और तब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन पेज नंबर 128 पे गिवन है, पेज नंबर 128 एनसीईआरटी में। तो यहां पे बोले द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट वंस आर लिस्टेड हियर। नंबर 1, इसको यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो जैसे देखो बोले द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। तो पहले तो वैक्यूम पंप को यूज किया और वैक्यूम पंप को यूज करके एक पर्टिकुलर वेसल के अंदर जितनी मैक्सिमम गैस है वो गैस को हम बाहर निकाल लेते हैं। और फिर हमें अगर हाई वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर देते हैं। वो चारकोल क्या करता है, जो ट्रेसेस में गैसेस प्रेजेंट है वो उनको भी एडजॉर्ब कर लेता है। तो उनको जब वो एडजॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हाई वैक्यूम क्रिएट होगा। तो ये एक एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का। दूसरा एप्लीकेशन गैस मास्क वाला बता रहे हैं जो अभी आपने देखा। बोले गैस मास्क, a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents is usually used for breathing in coal mines
टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। कैसे होता है ये सब कुछ अभी मैंने आपको बताया हुआ कि वहां पे जो एड्जॉर्बेंट है उस एड्जॉर्बेंट के ऊपर पहले से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस एड्जॉर्ब्ड है। जो पॉइजनस गैसेस है वो मोर एड्जॉर्बेबल है, तो पॉइजनस गैसेस क्या करेंगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करके वो खुद उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेती है। बाकी जो ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रही है उस ऑक्सीजन को वो जो कोल माइनर है वो जो है उसको ब्रीदिंग पर्पज के लिए यूज करता है। नंबर 3, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो बोले सिलिका एंड एल्यूमिना जेल आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। आपने पीछे देखा था कि ये जो सिलिका और एल्यूमिना जेल को हम कंसीडर करते हैं, एक तो ये ह्यूमिडिटी रिमूव करने के लिए यूज होता है और दूसरा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं, मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। तो जो मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है वो तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है, जबकि ये एड्जॉर्प्शन के थ्रू ह्यूमिडिटी को रिमूव करते हैं। याद है क्या नहीं? मैंने बताया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका एंड एल्यूमिना जेल को यूज करते हैं, जो कि मॉइस्चर को रिमूव करके ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। बोले एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एडजॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया था इसका एक एप्लीकेशन जो है कि जो ये रॉ शुगर है, रॉ शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स जो है वो व्हाइट कलर के नहीं होते, तो उसमें कुछ कलर्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते, तो उन कलर्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए रॉ शुगर को हम ट्रीट करते हैं एनिमल चारकोल के साथ। ठीक है, तो वहां से जो है वो ये शुगर के जो क्रिस्टल्स आपको जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि कलर्ड इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती है। फिफ्थ एप्लीकेशन बता रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो बोले एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। Adsorption of reactants on the solid surface of the catalyst increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalysis. Solid catalyst. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst. ये एक example है जिसको Haber process बोलते हैं. Manufacture of sulfuric acid by contact process. And use of finely divided nickel in hydrogenation of oils are excellent examples of heterogeneous catalysis. तो ये सारी बात आप पहले भी देख चुके हो। अगला एप्लीकेशन बता रहा है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। बोले ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, a mixture of noble gases can be separated by एडजॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब जैसे मान लो कि अगर आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, अगर इन तीन गैसेस का मिक्सचर है और आप इनको जो है आप अलग करना चाहते हो, तो बोल रहे हैं कि कोकोनट चारकोल सरफेस पे इनको एडजॉर्ब कराते हैं। तो सबसे पहले एडजॉर्ब होगा आर्गन, क्योंकि उसकी लिक्विफैक्शन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वहां पे वॉन्डरवाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आर्गन जो है एडजॉर्ब होगा, फिर नियॉन एडजॉर्ब होगा, फिर हीलियम एडजॉर्ब होगा। इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, बोले इन क्यूरिंग डिजीजेस। तो बोले a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them। तो बता रहा है कि कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो जर्म्स को किल करने के लिए उनके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, उनके ऊपर एडजॉर्ब होकर के जर्म्स को किल कर देते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस
अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो बोले कि अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agent. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक कंसंट्रेशन मेथड है, कंसंट्रेशन प्रोसीजर है, ठीक है। इसको हमेशा यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, ये हमेशा सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे पाइन ऑयल और फ्रोथर को यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो ओर पार्टिकल है अलोंग विथ जो ये सिलिका जो है, सिलिसियस जो मैटर वहां पे प्रेजेंट है, तो सिलिसियस मैटर से ओर पार्टिकल को अलग करने के लिए इनको यूज किया जाता है। बाकी इनका जो पूरा डिटेल है वो आपको मेटलर्जी में देखने को मिलेगा, तो अभी ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन बता रहे हैं एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो बोले कि surfaces of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc. तो बोल रहे हैं कि ये जो सिल्वर हैलाइड्स हैं ये अपने सरफेस पे इन कलर्ड डाइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे इयोजीन और फ्लोरेसीन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर एक्वायर कर लेते हैं, जो डाई का कलर है उस कलर को वो एक्वायर कर लेते हैं, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। तो सिल्वर हैलाइड्स, फ्लोरेसीन और इयोजीन जैसे डाइज को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके कैरेक्टरिस्टिक कलर को एक्वायर करते हैं एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, तो बोले chromatographic analysis based on the phenomena of adsorption find a number of applications in analytical and industrial fields। तो क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा क्या, मैंने तो पढ़ाया हुआ है जब हमने +1 में प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कशन में क्रोमेटोग्राफी का डिस्कशन आया था, जो कि एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है। उसमें अलग अलग टाइप के क्रोमेटोग्राफी थी, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इस तरीके से उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। तो वहां पे भी एडजॉर्प्शन को हमने यूज किया था, एडजॉर्प्शन टेक्निक को यूज करके ही सेपरेशन होता है। तो ये सब एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आपको दिमाग में रखने हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक तो देखो पेज नंबर 130 पे एक छोटा सा डिस्कशन गिवन है, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, जरा इसको देखो। बोला है कि promoters are substances that enhance the activity of a catalyst। तो जो substances कैटलिस्ट की एक्टिविटी को enhance करते हैं उनको promoter बोलते हैं, while poisons decrease the activity of a catalyst। जबकि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं उनको पॉइजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन Haber's process for manufacture of ammonia, molybdenum acts as a promoter for iron which is used as a catalyst। तो आयरन के साथ मोलिब्डेनम को यूज करते हैं, तो मोलिब्डेनम वहां पे प्रोमोटर है। और अगर वहां पे आर्सेनिक प्रेजेंट है तो आर्सेनिक जो है वहां पे पॉइजनिंग करेगा, ठीक है, वो पॉइजन के फॉर्म में यूज होगा। तो प्रोमोटर वो सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, पॉइजन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं।
अब जरा एक डिस्कशन ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 131 पे देखो, एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूटे, क्योंकि आप पढ़ते हुए जो है आप ये नहीं आप डिसाइड कर पाओगे कौन से पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए जो है मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। तो देखो, दिस थियरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एडजॉर्प्शन थियरी जो है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए यूज होती है। द ओल्ड थियरी नोन एज एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस was that the reactants in gaseous state or in solutions are adsorbed on the surface of the solid catalyst. The increase in concentration of the reactants on the surface increases the rate of reaction. The increase in concentration of the reactants on the surface increases the rate of reaction. तो बोल रहा है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। Adsorption being an exothermic process, the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of the reaction. जो एडजॉर्प्शन के थ्रू हीट जनरेट हो रही है वो रिएक्शन रेट को और इनहांस करती है। ऑब्वियसली वो इनहांसमेंट केमिजॉर्प्शन में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। The catalytic action can be explained in terms of the intermediate compound formation, the theory of which you have already studied in section 4.5.1. ये chemical kinetics की बात कर रहे हैं। chemical kinetics में intermediate compound formation theory डिस्कस हुई है। आगे बोला, the modern adsorption theory is the combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. The catalytic activity is localized on the surface of the catalyst. The mechanism involves 5 steps. तो यहाँ पे मैकेनिज्म में 5 स्टेप हैं। पहला, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज करके कैटलिस्ट के सरफेस पे आता है। अगर ये कैटलिस्ट सरफेस है तो जो रिएक्टेंट है वो पहले डिफ्यूज करके इसके सरफेस पे आएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बता रहे हैं एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फिर क्या होता है, वो वहां पे एडजॉर्ब हो गया, वो डिफ्यूज होकर के बल्क से सरफेस पे आया और सरफेस को एडजॉर्ब हो गया। उसको बोला है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो वहां पे जब वो रिटेन हुआ तो उसके रिटेन होने पे क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है सरफेस पे। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होगी। फिर बोला डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। फिर वहां से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट डिजॉर्ब हो जाता है, मतलब वो वापस बल्क में चला जाता है। Desorption of reaction products from the catalyst surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur. तो वो एक्टिव साइट जहां पे वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर के एडजॉर्ब हुआ था, वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट वहां से रिमूव हो गया, अभी एक्टिव साइट वेकेंट है। अब वहां पे फिर से एक और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर के उसी तरीके से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से बार बार वो एक्टिव साइट यूज होती रहती है। पांचवा स्टेप बता रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो वो डिजॉर्ब हो गया और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो वहां से डिफ्यूजन के थ्रू बल्क में चला गया। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज। तो जो कैटलिस्ट सरफेस है वहां पे फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है which provide the seat for chemical forces of attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up there due to loose chemical combination. तो जो free valencies है, उन्हीं free valencies को use करके क्या होता है, वो एक reactant molecule को अपने surface पे retain कर लेता है। If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecules. अब यहां पे बोल रहे हैं कि जैसे देखो दो एक्टिव साइट्स अगल बगल हैं, इस एक्टिव साइट पे एक मॉलिक्यूल एक टाइप का मॉलिक्यूल रिटेन हुआ, उसके बगल वाले एक्टिव साइट पे दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल रिटेन हुआ। तो जब ये मॉलिक्यूल रिटेन होते हैं तो इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाता है।
अब क्या है, अब वो आपस में इंटरैक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि इथीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो इथीन का हाइड्रोजनेशन कराते तो वहां पे क्या होता है, एक एक्टिव साइट के अंदर इथीन आकर के रिटेन हो गया और उसके बगल वाली एक्टिव साइट पे हाइड्रोजन आकर के रिटेन हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो इथीन का पाई बॉन्ड है वो पार्शियली ब्रेक हो गया और उधर हाइड्रोजन रिटेन हुआ, तो हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन एटम के बीच में वो भी पार्शियली ब्रेक हो गया। अब हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पहले से काफी वीक हो गया है, तो फिर क्या होगा, 1 by 1 ये हाइड्रोजन जो है वो एल्कीन से के साथ अटैच होकर के और एल्केन बन जाता है और फिर वो एल्केन वहां से फ्री हो जाता है। ये एग्जांपल समझ में आया बेटा? अभी ये जो एग्जांपल बताया ये समझ में आया? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे अगर एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकल सरफेस पे, तो निकल सरफेस पे मान लो एक एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट पे आकर के एल्कीन रिटेन हो गया और उसके एडजेसेंट वाली एक्टिव साइट पे हाइड्रोजन आकर के रिटेन हो गया। तो इस प्रोसेस में दोनों के बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो गए और फिर उसका क्या है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होकर के वो एल्कीन के कार्बन से अटैच हो जाता है, तो इस तरीके से वो एल्केन में कन्वर्ट होकर के वहां से फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे बोला if different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecule. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reactant molecule. तो वो वहां से डिजॉर्ब होकर के एक्टिव साइट को फ्री कर देता है, जिससे कि वहां फर्दर रिएक्शन हो। This theory explains why the catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction, and is effective even in small quantities. It, however, does not explain the action of catalytic promoters and catalytic poisons. तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी कैटलिस्ट का रीजनरेशन को और कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वहां पे पॉइजन कैसे एक्ट कर रहा है और प्रमोटर कैसे एक्ट कर रहा है। पॉइजन और प्रमोटर में पॉइजन जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो इसको ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बाकी ये एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी वाला पॉइंट तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। सेलेक्टिविटी का मतलब है कि कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और एक्टिविटी का मतलब है कि कैटलिस्ट जो है वो मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है और कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनका कंपैरिजन। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस फैक्टर से इंक्रीज कर रही है इन कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन रेट। अब देखते हैं ये शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो यहां पे देखो बोल रहे थे कैटलिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. Zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structure. जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वैसा ही स्ट्रक्चर जियोलाइट का होता है। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms giving ALOSI framework. तो यहाँ पे सिलिका का एक कोवेलेंट नेटवर्क है, SiO2 का 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऐसा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है।
उसमें से बोल रहे हैं कि कुछ सिलिकॉन को हम रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम एल्युमिनियम, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया एल्युमिनियम से। अब आप देखो सिलिकॉन होता है टेट्रावैलेंट और एल्युमिनियम होता है ट्राइवैलेंट, तो एल्युमिनियम के आने से वहां पे जो वैलेंसीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो कैटालिटिक एक्शन दिखाता है। The reaction taking place in zeolites depends upon the size and shape of the reactant and product molecules, as well as upon the pores and cavities of the zeolites. They are found in nature as well as synthesized for catalytic selectively. तो बोल रहे हैं कि जियोलाइट्स नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और कुछ को हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज भी करते हैं। जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। अभी मैं जब एल्केन डिस्कस करूंगा तो एल्केन में ये रिएक्शन आएंगी, जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रही है ये रिएक्शन एल्केन में डिस्कस होती है केमिकल प्रॉपर्टी में। तो जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। An important zeolite catalyst used in the petroleum industry is ZSM5. ZSM5. It converts alcohols directly into gasoline. ये ZSM5 जो जियोलाइट है ये क्या करता है, अल्कोहल को सीधे गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon. तो ये ZSM5 कैटलिस्ट जो है, ZSM5 जो जियोलाइट है, ये अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके जो काम अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है वही एक्शन ये जियोलाइट दिखा रहा है। तो ये अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये समझ में आ गया बेटा सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स का डिस्कशन। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, इसमें इसका जो एग्जांपल गिवन है कि ZSM5 जियोलाइट को किस लिए यूज करते हैं, तो आप बोलोगे ZSM5 जियोलाइट को यूज करते हैं अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू पेट्रोल। ठीक है, बाकी कुछ जियोलाइट्स हैं जिनको हम क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन में यूज करते हैं जिससे हम अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल बनाते हैं। पुअर क्वालिटी पेट्रोल को गुड क्वालिटी पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन को यूज किया जाता है। तो बस यही डिस्कशन है। अब स्टार्ट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। कोलाइडल सॉल्यूशन में बोल रहा है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विद डायमीटर लाइंग विद इन 1 to 100 नैनोमीटर रेंज डिस्पर्स्ड इन एनी मीडियम कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो डायमीटर गिवन है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, ये डायमीटर एनसीईआरटी में कुछ और गिवन है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है बेटा वो देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन ही फाइनल मानी जाएगी इसलिए आपको करेक्शन करना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, कोलैड्स जो हेडिंग है उसमें थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, इसमें लिखा हुआ देयर रेंज ऑफ डायमीटर्स इन बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर। वहां पे डायमीटर क्या गिवन है बुकलेट में 1 to 100 नैनोमीटर, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1 to 1000 नैनोमीटर। तो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन सही है, आप उसको करेक्ट करो। 1 to 1000 नैनोमीटर ये कोलाइड्स का पार्टिकल साइज है।
तो कोलैड्स के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, वी हैव लर्नड इन यूनिट 2 दैट सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सिस्टम. We also know that sand in water when stirred gives a suspension which slowly settles down with time. अगर वाटर के अंदर आप सैंड लो और आप उसको एजिटेट कर दो और फिर उसको फ्री छोड़ दो तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो सैंड पार्टिकल फिर से सेटल हो जाते हैं. इसलिए सैंड इन वाटर वो एक सस्पेंशन है. Between the two extremes of suspensions and solutions, we come across a large group of systems called colloidal dispersions of simply colloids. बोले जो colloids होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेज है. उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सस्पेंशन जैसी होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रू सोल्यूशन जैसी होती है. मतलब ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेज है कोलॉइडल सोल्यूशन. सस्पेंशन को आप हेट्रोजीनियस बोलते हो, ट्रू सोल्यूशन को होमोजीनियस बोलते हो. अगर हम कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड को हम ना तो होमोजीनियस बोलते हैं ना हेट्रोजीनियस बोलते हैं. उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस मिक्सचर से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होमोजीनियस मिक्सचर से मैच करती हैं. तो आगे लिखा हुआ है कि a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, जिसको disperse phase बोल रहे हैं, as very fine particles in another substance called dispersion medium. तो अब देखो यहाँ पे दो टर्म आ गए, एक disperse phase आ गया और दूसरा आ गया dispersion medium. अब जरा देखो disperse phase और dispersion medium में क्या डिफरेंस है. तो डिस्पर्स फेज का मतलब है कि सल्यूट, जैसे ट्रू सोल्यूशन में सल्यूट होता है वैसे यहाँ पे डिस्पर्स फेज है, और जैसे ट्रू सोल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है. तो डिस्पर्स फेज इज जस्ट लाइक सल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट. डिस्पर्स फेज इज जस्ट लाइक सल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट. ये क्लियर हुआ बेटा? Disperse phase is just like solute and dispersion medium is just like solvent. यहाँ पे बोला the essential difference between a solution and a colloid is that of particle size. Solute का जो particle size है उसमें difference होता है. While in a solution the constituent particles are ions or small molecules, in a colloid the dispersed phase may consist of particles of a single macromolecule. एक ही मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़े साइज का है, मतलब एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर कर लिया, such as protein or synthetic polymer, or an aggregate of many atoms, ions or molecules. या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस का एग्रीगेट हो, जिसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं. Colloidal particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended. तो इनका जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है. Their range of diameters is between 1 and 1000 nanometer. तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका पार्टिकल साइज होता है. आगे बता रहे हैं colloidal particles have an enormous surface area per unit mass as a result of their small size. Consider a cube with 1 centimeter side. It has a total surface area of 6 centimeter square. तो 6 फेसेस होंगे, हर फेस का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. If it were divided equally into 10^12 cubes, अगर उस बड़े क्यूब को हम 10^12 क्यूब में इक्वली डिवाइड कर दें, the cubes would be the size of large colloidal particles and have a total surface area of 60,000 centimeter square or 6 meter square. बोला कि जब एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसका सरफेस एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट जब हम उसको 10^12 स्मॉल क्यूब्स में कन्वर्ट कर देते हैं
तब उसका टोटल सरफेस एरिया 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 मीटर स्क्वायर हो जाता है। This enormous surface area leads to some special properties of colloids to be discussed later in this unit. ठीक है, तो अभी देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन को, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताया हुआ है। बुकलेट में प्रॉपर एक टेबल बना करके इसको डिस्कस किया है। तो जरा बुकलेट में देखो, एक टेबल गिवन है। एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन की कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है। इसमें देखो बता रहे हैं कि पहला कंपैरिजन साइज के बेसिस पे, तो ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसको करेक्ट कर लेना, 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा सस्पेंशन में। एक तो ये कंपैरिजन हो गया साइज के बेसिस पे। दूसरा कंपैरिजन विजिबिलिटी के बेसिस पे। तो बोले जो ट्रू सोल्यूशन है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी वो इनविजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन में बोल रहे, कोलाइडल सोल्यूशन में विजिबल ओनली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम डिस्पर्स फेज पार्टिकल को देख सकते हैं। और सस्पेंशन में बोल रहा है कि विजिबल इवन बाय नेकेड आई। पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। अगला कंपैरिजन है डिफ्यूजन के बेसिस पे। तो बोले दे डिफ्यूज रीडली थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज कर जाते हैं, मतलब पास कर जाते हैं। इसका मतलब कि इनको फिल्टर नहीं किया जा सकता थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। अगला वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड। कोलाइडल सॉल्यूशन बोले दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। डिफ्यूज तो होते हैं बट ट्रू सॉल्यूशन फास्ट मैनर में उसके थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन स्लो मैनर में डिफ्यूज करते हैं। और सस्पेंशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते। फिल्ट्रेशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में बोला कि इनका फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उसके थ्रू पास कर जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन, बट थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये पार्शियली पॉसिबल है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली हम सेपरेशन फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और सस्पेंशन बोला है पॉसिबल थ्रू फिल्टर पेपर एंड पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोथ, क्योंकि वो पास नहीं करता उसके थ्रू, इसलिए फिल्ट्रेशन हो सकता है। और फिर ये एक और प्रॉपर्टी बता रहा है स्कैटरिंग। तो बोल रहा है कि जो ट्रू सोल्यूशन है वो स्कैटरिंग नहीं दिखाता। लाइट की स्कैटरिंग ट्रू सोल्यूशन में नहीं ऑब्जर्व होती। ये जो जिस फिनोमेना की बात करें इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसका डिटेल आगे डिस्कस होने वाला है। तो नो स्कैटरिंग ट्रू सोल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन बोला है स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू टिंडल, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस एंड टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। स्कैटरिंग टेक्स प्लेस एंड टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ये होना चाहिए। और सस्पेंशन बोल रहा है कि डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ना तो ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ना कोलाइडल सोल्यूशन दिखाता है, ना सस्पेंशन दिखाता है। टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन दिखाता है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट के लिए पार्टिकल साइज एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। ना तो पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, ना पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो वो कंडीशन सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन फुलफिल करता है, इसलिए कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का कंपैरिजन। बाकी जो डिस्कशन है कोलाइडल सोल्यूशन का उसको कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। आप अपने आप से अगर रीडिंग लगाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक रीडिंग आप इसके आगे जो है एक रीडिंग आप लगा लो एनसीईआरटी से भी और बुकलेट से भी। ओके बेटा, इस वीक का टेस्ट मैंने बताया हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री पे बेस्ड होगा।